एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11 करवा दिया था ये। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपी आज मोर और लेस खत्म होनी चाहिए। कल डाउट्स और कल आपका जो टेस्ट लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वो डिस्कस। नव्या, सानवी, बिस्मीत, सायशा, शिवेन, दर्पण, रेहान। रेहान नहीं आया भाई। कबीर, रेयांश, आरुष, गीतांश, आरव, ईश्वी, सुखनीत, सिंजन, दिल्ली, राघव। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिस वे से मैं करवा रही हूँ वैसे ही करना है, इजीली होगा। कहीं बुक्स में सॉल्यूशन अलग से दिया होगा, डोंट गो बाय दैट सॉल्यूशन। मत सोचना भी ऐसे। इसमें ना आपको दिया हुआ है सम अप टू n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी 4n माइनस n स्क्वायर। मतलब जो आपका ये सम का फॉर्मूला होता है ना, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये सम का फॉर्मूला होता है ना। तो इसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू नंबर्स में पुट कर दी। जो भी एपी गिवन होगी ना, मुझे नहीं पता क्या एपी थी, तो जो भी आपको एपी गिवन थी उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के नंबर्स हमने ए और डी में पुट कर दिए। उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया, आपके पास सिर्फ n वेरिएबल रह जाएगा। समझ में आया? और जो सॉल्व करके हमारे पास एक्सप्रेशन बनकर आया वो है 4n माइनस एन स्क्वायर। समझ में आ गया ये कैसे आया 4n माइनस एन स्क्वायर? ए और डी की वैल्यू हमने सम के फॉर्मूला में पुट कर दी, सिर्फ n रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कोई भी एपी देती हूँ, लेट मी से 9 17 25 सो ऑन, ये एपी है, इसका सम अप टू n टर्म्स निकालो। आपके पास n की वैल्यू नहीं है ना, फॉर्मूला क्या होगा सम अप टू n टर्म्स? n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n/2 2 इंटू a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? कॉमन डिफरेंस है, लिखो इसको, देखो मत, सॉल्व करो एंड टेल मी द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n। आयशा जल्दी सॉल्व कर। हमें एपी दी जाती है और इस एपी के बेसिस पर हम सम ऑफ n टर्म्स निकालते हैं। अब क्या हो गया, सम अप टू n टर्म्स दे दिया, इसके बेसिस पे कहते हैं एपी फाइंड करो। सम अप टू n टर्म्स दे दिया है, इसके बेसिस पर एपी फाइंड करो। एक सबसे बड़ा रूल याद कर लेना, n है नेचुरल नंबर यहाँ पर। सो व्हेनेवर कोई भी एक्सप्रेशन n की टर्म्स में दिया जाए तो सबसे इजी वे क्या होता है, टेक द वैल्यूज ऑफ n एज 1 2 3। समझ में आ गया? n की वैल्यूज को लेना शुरू कर दो। तो इसके सॉल्यूशन में हाउ विल आई स्टार्ट कि सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर, पुट n एज 1। s1 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3। अच्छा s1 का डेफिनेशन क्या होगा? हम कहते हैं सम अप टू n टर्म्स, तो s1 क्या हो जाएगा? सम अप टू 1 टर्म फर्स्ट टर्म, है ना? सम अप टू 1 टर्म या सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो इसका मतलब जो ये s1 आया 3, दिस इज द फर्स्ट टर्म। क्लियर हो गया इतना? हमने n की वैल्यू को पुट किया, सम ऑफ n टर्म्स हमें दिया हुआ था, तो मैंने n की वैल्यू को 1 लिया। n की वैल्यू 1 लेने के बाद जो हमारे पास नंबर आया वो 3 है।
अब 3 क्या शो करता है कि सम ऑफ वन टर्म इज 3। मैंने एपी की एक सिंगल टर्म ली फर्स्ट वाली, उसका सम निकाला 3, तो एक सिंगल नंबर को लिया 3, दैट मीन्स द फर्स्ट टर्म इज 3। अब मैं लिखती हूँ पुट n as 2, तो सम ऑफ S2 हो जाएगा। S2 को आप क्या रीड करोगे? S2, definition of S2 will be sum of two terms, first and second term नहीं, sum up to two terms, ठीक है, या sum of two terms, first two terms। अगर मुश्किल आ रही है तो इस चीज को लिख लो, क्योंकि ये है A1 प्लस A2। समझ में आ गया? A1 प्लस A2 इज 4, therefore it means A1 प्लस A2 इज 4, जिसमें A1 कितना था? 3, तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A1 is 3, A2 is 1। अब क्या करेंगे? पुट n इक्वल टू 3, ठीक है, पुट n as 3, तो S3 हम लिखेंगे 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर। वैसे तो अगर फर्स्ट टू टर्म्स निकाली और पता एपी है तो आप पूरी एपी फॉर्म कर सकते हो, बट वी नीड 3 टर्म्स। एपी को शो करने के लिए हमेशा 3 टर्म्स चाहिए होती हैं, ठीक है। तो 12 माइनस 9 इज 3। S3 का मतलब आपने 3 टर्म्स को ऐड किया तो जाकर आंसर 3 आया है, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 3, सेकेंड टर्म क्या है? 1, थर्ड टर्म मुझे निकालनी है, कितनी हो जाएगी थर्ड टर्म? -1। Therefore, the required AP is, पहली टर्म क्या लिखेंगे? 3, फिर क्या लिखेंगे? 1, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? -1, तो 1। सबसे इजी वे है। क्लियर हो गया? पुट द वैल्यूज ऑफ n as 1 2 3, पुट द वैल्यूज हियर, तो आपकी फर्स्ट टर्म आ गई 3, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? -2। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसमें यही क्या हुआ है? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, द टेंथ। तो इसने आपको प्रोसेस दिया हुआ है। अब बताओ टेंथ टर्म क्या होगी? a प्लस 9b, वैल्यूज पुट करो। 3 प्लस 9 इंटू -2, a10 is -15, and the nth term, find the nth term। nth टर्म इज 5 माइनस 2n। तो देखो सम का फॉर्मूला क्वाड्रेटिक में था और टर्म का फॉर्मूला, जो टर्म का एक्सप्रेशन बना वो लीनियर में है। क्लियर हो गया? टर्म हमेशा लीनियर में आएगी, सम हमेशा क्वाड्रेटिक में आएगा इन केस ऑफ एन एपी। क्लियर हो गया? राइट। तो जब आपको टर्म दी जाए, आपने वैल्यूज पुट करके टर्म निकाल लेनी है, फर्स्ट 3 एपी का सम निकालो, ऐसा क्वेश्चन होगा। और अगर सम दिया जाएगा तो आपको कहा जाएगा एपी फाइंड करो। एपी फाइंड करो, उसके बाद nth टर्म निकाल लो, फिफ्थ टर्म निकाल लो, या सेकंड और थर्ड टर्म को ऐड करके बताओ क्या आंसर है। मिडल मोस्ट टर्म निकाल लो अगर एपी में 50 टर्म्स है। समझ में आगे बात? है नेक्स्ट लिखो, इफ Sn इज गिवन एज n into 4n plus 1, find the AP extra। इसके बाद बुक के क्वेश्चन से करेंगे और कोशिश करते हैं आज स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स कम से कम इस एक्सरसाइज की पूरी कर ले। अगर स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हो गई ना, कल छुटपुट काम रह जाएगा। हाँ, आपके ना कुछ पी और क्यू वाले क्वेश्चंस हैं जो कल इजी वाले हैं वो करवा दूंगी, बहुत डिफिकल्ट वाले ना अभी नहीं करवाती। अभी इसी पे फोकस कर लो, बहुत डिफिकल्ट वाले जो स्कूल में कभी टीचर्स करवा देती हैं, राइट, वो अभी नहीं, इन अगस्त में भी या जुलाई एंड, जब सिलेबस थोड़ा सा कवर हो जाएगा। एपी बहुत सिंपल डालूंगी, बहुत डिफिकल्ट वाले नहीं डालूंगी, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स भी नहीं डालती, ठीक है। आपको बताकर बता दूंगी अगर स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स डालूंगी कौन सी आपकी बुक की होंगी और ऑप्शनल एक्सरसाइज की नहीं होगी। क्लियर हो गया? पढ़कर आना, ये टेस्ट अच्छे से देना है, सब लोग पढ़कर आना। कायशा कल जा रही हो?
11th तो टेस्ट देने तो आओगी। हाँ, संडे क्लास नहीं होगी, सैटरडे को टेस्ट होगा। आपका क्वाड्रेटिक का टेस्ट कल आपको मिलेगा, वो डिस्कस हो जाएगा, एपी कल कवर हो जाएगा सारा जितना भी करवाना है। और एपी की क्वाड्रेटिक की क्लासेस ना 15 16 के बाद, वंस आई फिनिश कोऑर्डिनेट उसके बाद मैं करवाऊंगी। ठीक है, मुझे सिर्फ ब्रशअप करना है थोड़ा क्वाड्रेटिक को, ये नहीं कि पूरा डिटेल में करवाना पड़ेगा, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट करवा के हो जाएगा वो। ठीक है ना, इसमें अब सबसे इजी क्या है, एपी मुश्किल नहीं है, पढ़कर आओगे। और जिस हिसाब से क्लास में मैंने आपका रिस्पॉन्स देखा है, इतना भी नहीं है कि एपी समझ ही नहीं आया बिल्कुल भी। 615 तो पुट एन एस टू, S2 कितना हो गया, 2 × 4 × 2 + 1, 9 2 ज़ा 18। तो A1 + A2 किसके इक्वल आ गया, 18। A1 क्या है 5, तो A2 की वैल्यू आपने निकाल ली। वैसे तो इतने में ही, अगर ये MCQ हुआ ना तो इतने में ही काम चल जाता है, 5 और 13। एपी में कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 8 का। तो आपको पता है नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 21। ठीक है ना, लेकिन फिर भी तीसरा काम करना होता है, क्योंकि अगर ये डिटेल में क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स में, देन यू रिक्वायर टू शो 3 टर्म्स। S3 विल बी इक्वल टू 3 × 12 + 1, कितना आ जाएगा 39। A1 + A2 + A3 इज 39। A1 कितना है उसमें 5 13, और मुझे पता है इससे आंसर आ जाएगा 21। तो एपी बन गई 5 13 21। इसके बाद ये कॉमा लगाकर 3 डॉट्स लगाने हैं, वरना मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है ना, बेकार में 1 नंबर जाएगा, क्योंकि आपने एपी फॉर्म करनी है तो यू हैव टू शो 3 टर्म्स, 3 मिनिमम 3 टर्म्स, उसके बाद चाहे 5 लिख दो। समझ में आ गया, लेकिन मिनिमम 3 आपको शो करना है, देन राइट विद कॉमा एंड 3 डॉट्स। क्लियर हो गया इतना। अब नेक्स्ट लिखो, sum of first n terms of an AP is 5n square plus 3n if its mth term is 168. Find the value of m. Also find 20th term. समझ में आ गया बेटा। जब आपने ना, अगर आपको बाद वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया ना, पहली चीज तो यही है कि सम अप टू n टर्म्स दिया हुआ है, तो पहले तो इसको ही सॉल्व कर लो। सम अप टू n टर्म्स का मुझे फॉर्मूला दिया हुआ है। हाउ विल आई स्टार्ट दिस क्वेश्चन, आई विल फाइंड सम ऑफ 1 टर्म, सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म्स। बस एक डिफरेंट कर दिया ना, अगर एन नहीं दिया होता तो ये लास्ट टर्म बन जाती। ये लास्ट टर्म नहीं है, इन बिटवीन कोई टर्म है। एक के लिख देते हैं, कभी के टर्म इज, या एक के इज 168, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो दिस इज जस्ट अ नंबर गिवन टू यू, दैट्स इट। एक आपको वेरिएबल दिया हुआ जो आपने निकालना है। तो एपी क्या बन गया अपने पास, 8 18 28 सो ऑन। ए की वैल्यू 8, कॉमन डिफरेंस इज 10। जीरो लिख रहा है तुमने, वो कह रहा है तुम्हें बार बार, तुमने ए जीरो बोला है। हाँ हाँ, लिखा गलत है, उसके लिखने के मार्क्स मिलने हैं। ए इज 8, डी इज 10, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ए एम।
इज गिवन एज 168। m की वैल्यू निकालो। कोई mth टर्म है, 168 का नंबर क्या है, कौन सी पोजीशन पे वो आती है, समझ में आ गया? क्या लिखेंगे am को? am का एक्सप्रेशन क्या होगा? जब टर्म लिखते हो तो क्या लिखते हो? a प्लस m माइनस 1 d इज 168। a की वैल्यू आपको दी हुई है, क्या है? 8। m की वैल्यू निकालनी है, कॉमन डिफरेंस क्या है? 10। m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 17। और कहता है 20th टर्म भी निकाल लो। a प्लस 198 ठीक हो गया इतना? नेक्स्ट लिखो, ये क्वेश्चन भी लिख लो। डन एवरीवन? समझ में आ गया सबको? किसी को ना समझ में आया कुछ रहता हो? राइट, अब ये है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, लिख लो। इफ Sn denotes the sum of first n terms of an AP, prove that S12 is equal to 3 times S8 minus S4। ठीक है, अब आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ है, Sn denotes the sum of n terms, हमें ये प्रूव करना है। राइट, S12 क्या होता है? डेफिनेशन S12 की क्या होगी? सम ऑफ 12 टर्म्स। और S8 क्या होता है? सम ऑफ 8 टर्म्स। S4 क्या हुआ? सम ऑफ 4 टर्म्स। मेरे पास AP की फर्स्ट टर्म नहीं है, AP का कॉमन डिफरेंस नहीं है। जब नहीं होता तो क्या करते हैं? लेट द फर्स्ट टर्म बी, कौन सी ये बोले, लेट द फर्स्ट टर्म बी A, लेट द कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D। क्लियर हो गया? तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है S12, बता सकते हो क्या होगा इसका फॉर्मूला? Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a n माइनस 1 d। तो अगर S12 दिया हुआ तो क्या हो जाएगा? 12/2 2a प्लस 12a प्लस 60। ऐसे ही S8 की वैल्यू निकाल लो, और ऐसे ही S4 की वैल्यू निकाल लो, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। फिर पुट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया, राइट हैंड साइड ये आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। समझ में आ गई बात? ये S8 क्या हो जाएगा? 8/2 2a प्लस 7d, 8a प्लस 28d। S4 4/2 2a प्लस 3d, 4a प्लस 60। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड निकाली हुई है। नेक्स्ट आई विल सी व्हाट इज द राइट हैंड साइड। 3 टाइम्स S8, S8 क्या है? 8a प्लस 28d माइनस S4, S4 क्या है? 4a प्लस 60। 3 किया, 8a 28d माइनस 4a माइनस 60। 3 8 माइनस 4 4a, 28 माइनस 6 22। हो गया प्रूफ? समझ में आ गया? पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, किसी ना किसी स्कूल में लास्ट ईयर ही आया था। तो आप लिख दोगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, और कुछ नहीं करना। तो कभी भी ऐसी कोई चीज आती है, ऑलवेज टेक द एपी, फॉर्मूला में पुट करो और उसी तरह से हमें प्रूव करना है। क्लियर हो गया इतना?
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, ये आप खुद कर सकते हो, स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पहला इंटीजर कौन सा होगा डिविजिबल बाय 6? नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट क्या आएगा? लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा? फर्स्ट 40 का है, 40 तक नहीं कहा। 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, तो लास्ट में क्या आएगा? 6 इंटू 40, 240। ये क्यों लिखवा रही हूं मैं? ताकि हम क्या करें, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? ए प्लस लास्ट टर्म, ए प्लस ए एन, है ना? एक तो वो कर सकते हैं, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, 6 प्लस 12 प्लस 18 सो ऑन टिल 240, और ये मेरे पास 40 नंबर्स हैं। क्लियर हो गया? फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस 6, लास्ट टर्म ए एन इज 40, और सॉरी 240, और एन की वैल्यू है 40। So directly sum of 40 numbers in such a case will be 40 by 2, 6 plus 240. 20 into 246, 4960, 920, 4920। क्लियर हो गया? एक वे तो ये है। तो जब भी आपके पास कंसेक्टिव मल्टीपल्स आए ना, जैसे 6 के कंसेक्टिव मल्टीपल्स हैं, इसका एक इजी और वे भी होता है, राइट? मैंने आपको ये फॉर्मूला करवाया था ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन टिल एन। क्या होता है सम? ये एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब आप कर रहे हो 6 प्लस 12 प्लस 18 सो ऑन टिल 240। ठीक है? 6 मैंने इनमें से कॉमन लिया, ब्रैकेट्स में क्या आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3, 40 नंबर्स को ऐड करो, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? 6 इंटू 40 इंटू 41 डिवाइड बाय 2। जस्ट इन केस कभी कभी कोई भी फॉर्मूला हैंडी हो जाता है, समझ में आ जाता है। इतना क्लियर हो गया? वो भी ले सकते हो, नहीं आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक है, देख, किस सबने नोट कर लिया था? 2 इंटू 6 प्लस 39 इंटू 6, ठीक है? 20 आ गया। बेसिकली 39 इंटू 6 कर रहे हो, तो 6 41 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 41 इंटू 6 से ही कर रहे हो। नहीं समझ में आया? है ना? कैलकुलेशन मिस्टेक है, कुछ नहीं है। मैं मतलब मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे 12 करूंगी और फिर 39 इंटू 6 करूंगी, जो मुझे लगता है कि आई फील, एक दिमाग ना बिल्कुल ब्लैंक होता है जब ऐसी कैलकुलेशंस करनी हो, जब मेरे पास इजी वे मुझे पता है। 39 6 विल बी 234। गलती कहाँ थी? हाँ। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14, नहीं 13 क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15 फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो पहला नंबर क्या लिखना है? 15 लिखेंगे, 8 लिखेंगे? 8 है ना? नेक्स्ट क्या लिखेंगे? 16। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? अब ये शो करना है, अगर ये 2 मार्क्स में हुआ तो सो ऑन लिख दो। नंबर ऑफ टर्म्स लिख देना 15 टर्म्स, या लास्ट में आप लिख सकते हो 120। so how I do it is I write 8 into 15 into 16 divided by 2। ये भी कर सकते हैं, या फिर 15 by 2 into 8 plus 120। क्लियर हो गया इतना?
आइदर वे आंसर वही आएगा। सम ऑफ एन टर्म्स का जो भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो वो लिख देना। ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये आपका एमसीक्यूज में आता है। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया, नंबर्स लिखे, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया एंड गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। अच्छा, इस बिटवीन ने और रेंज भी हमें दी हुई है 0 एंड 50, तो क्या बिटवीन से 0 एंड 50 ने कुछ फर्क पड़ा उनको? पड़ा। ऑड नंबर्स हैं, पहला ऑड नंबर क्या होगा? 1, फिर 3, और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? तो इन एनी केस हम लोग 0 और 50 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, वैसे भी हमारी लिस्ट में नहीं आ रहे, वैसे भी उन्हें इंक्लूड नहीं करना। समझ में आ गया ना? बिटवीन का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, राइट? तो ये फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 2, लास्ट टर्म इज 49। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज 49। नंबर ऑफ ऑड टर्म्स कितनी हो जाएंगी? वैसे भी 1 से लेकर 49 तक, 25 ऑड, 24 इवन। ठीक है ना? नंबर ऑफ टर्म्स 25, सम अप टू n टर्म्स n by 2 फर्स्ट प्लस लास्ट। 25 by 2 फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज 49, तो 25 इंटू 25 आंसर क्या आ गया? हाँ जी, तो ये क्या थे? ऑड नंबर्स। कितने? 25। सम क्या हो गया? 25 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये इन केस किसी ने डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना है, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स होता है n स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, इन केस एन स्क्वायर का वैसे ये फॉर्मूला आता नहीं है, बट इन केस इफ यू आर राइटिंग एनी अदर थिंग, एनटीएससी के लिए कोई जा रहा है, कुछ आ रहा है, तो ये फॉर्मूला यूज हो जाता है। एमसीक्यूज आएंगे अगर आएगा तो। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एग्जाम्पल पे आ जाओ। एग्जाम्पल 16, बाकी सब एग्जाम्पल्स हो गए थे इसमें। एग्जाम्पल 16 पे आओ, स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। A manufacturer of a TV set produced 600 sets in the third year, 700 sets in the seventh year. Assuming that the production increases uniformly by a fixed number. तो ये लिखा हुआ है ना, increases uniformly, बुक में देखो, by a fixed number। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? by a fixed number। ये क्वेश्चन अभी तो एपी के चैप्टर में दिया हुआ है, जब आप कहीं और देखोगे पेपर में तब एपी के चैप्टर में नहीं होगा। ठीक है ना? तब क्या करोगे इसको? देन विल इन्फर कि कौन सा चैप्टर से है। तो जब ये लिखी हुई है ना, इंक्रीजेस मतलब बढ़ रहा है, यूनिफॉर्मली मतलब एक सिंगल नंबर से बाय अ फिक्स नंबर हर साल इंक्रीज कर रहा है। एक सिंगल नंबर से प्रोडक्शन हर साल इंक्रीज हो रही है, मतलब द गिवन टर्म्स आर इन एपी, जिसकी थर्ड टर्म क्या है? 600, और जिसकी सेवंथ टर्म क्या है? 700। सो लेट द फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, मतलब आगे कभी भी ये लाइन किसी क्वेश्चन में दिखेगी, मान लेना वो एपी का क्वेश्चन है। ठीक हो गया? लेट द फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। A3 में हम क्या लिखते हैं फिर? इज 600। A7 में बस डी की वैल्यू निकालो और जो पूछा हुआ है वो सारा फाइंड आउट कर लो। इस क्वेश्चन में बस ये समझ नहीं आता कि कब मुझे टर्म पूछी है और कब मुझे सम पूछा है, बस इतने से कंफ्यूजन होती है। -4 इज -100, डी की वैल्यू क्या आ गई? 25। सो द फिक्स्ड नंबर जिससे इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीजेस बाय
25 सेट्स पर ईयर। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन थी 550 सेट्स, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 550। प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, देखो जब भी टर्म निकालनी होगी वो 10th ईयर 11th ऐसे दिया होगा, और जब सम निकालना होगा जैसे थर्ड पार्ट में लिखा है टोटल प्रोडक्शन इन द 7 ईयर्स। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में यही समझ नहीं आएगा कि टर्म कब निकालनी है और सम कब निकालना है। तो सेकंड पार्ट में कहा है प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, तो क्या होगा? A + 9D। ठीक है, जब लिखोगे ना प्रोडक्शन इन द 10th ईयर इज इक्वल टू 775 टीवी सेट्स या सेट्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, टोटल प्रोडक्शन इन द 7 ईयर्स। तो टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स मतलब मुझे क्या निकालना है? S7। एपी में भी अगर आप ब्रॉडली देखो तो जितने आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं और एक दो एग्जाम्पलर के वही करने हैं, बाकी वो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स के अलावा जिसमें हम कहते हैं कंफ्यूजन आती है, राइट? देखो एक दिन में चैप्टर कोई भी मास्टर नहीं होता, आपको कि आज करके गए हो कल पूरा समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, राइट? बट विद इन अ मंथ, एक महीने के बाद, सितंबर टेस्ट देने के बाद आपको एपी अपने आप लगेगा कि इजी है, हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 25। द ओनली डिफरेंस है इसको टाइम देना, आराम से पढ़कर आना। आपका टेस्ट मैं बहुत इजी लूंगी। आई जस्ट वांट टू ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट। आपको इक्वेशंस बनानी आए, इक्वेशन सॉल्व करनी आए, कॉन्सेंट्रेट ऑन कैलकुलेशन एंड हाउ टू फॉर्म स्टेटमेंट्स टू इक्वेशंस। सिर्फ इतना ही काम करना, जो क्लास में क्वेश्चंस करवाए थे वो सारे वैसे ही क्वेश्चंस होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, कोई पीक्यू वाला क्वेश्चन कुछ भी ऐसा नहीं दूंगी जो प्रूव वाला होगा, नंबर्स वाले क्वेश्चन ही होंगे आपके। तो यहाँ से आ जाएगा 550, ये कर दे, और प्लस 60 75, 7 इंटू 625, 4375। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 करना है हमें। एक्सरसाइज 5.3। A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow. फाइन लगना है अगर प्रोजेक्ट डिले होता है बियॉन्ड अ सर्टेन डेट, तो फाइन लग रहा है 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे। तो अगर 2 दिन डिले हुआ है तो कितना फाइन पे करेंगे? 450। फॉर 2 डेज नहीं कहा हुआ, 250 फॉर 2 डेज नहीं, 250 फॉर द सेकेंड डे। नेक्स्ट कहा है 300 फॉर द थर्ड डे एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब अगर फोर्थ डे भी लेट हुआ है, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप कितनी पेनल्टी फोर्थ डे की पे करोगे? 350। समझ में आ गया? तो आप लिखोगे पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे 200, पेनल्टी फॉर द सेकेंड डे 250 रुपीज, 250, पेनल्टी फॉर द थर्ड डे रुपीज 300। समझ में आ गई बात? ये अगर ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम आएगी तो कॉस्ट 3 मार्क्स में आएगी। ऐसा नहीं है कि हमें एमसीक्यू दिया होगा, तो लिखने का वे भी होगा। आप लिखोगे पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे इज इक्वल टू रुपीज 200। 3 टर्म्स आपको लिखनी होती है। फॉर द सेकेंड डे इज 250, फॉर द थर्ड डे इज रुपीज 300। तो ये 200, 250 और 300 सो ऑन करके ऐसे एपी बनाकर द गिवन टर्म्स फॉर्म एन एपी। ठीक है, तो ये लिख लोगे दीज टर्म्स फॉर्म एन एपी। मैं आपको लिखने का वे बता रही हूँ ताकि वो आधा एक नंबर नहीं कटे हमारा। ठीक है, ए की वैल्यू क्या लिखेंगे? 200, डी इज 50। अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब उसने क्या कहा है?
the penalty for each succeeding day being 50 more than that for the previous day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? तो टोटल डिले कितना हुआ है? 30 डेज. तो n की वैल्यू क्या आ गई? अच्छा बताओ, 30th डे की पेनल्टी निकालनी है कि टोटल निकालना है 30 डेज का? टोटल. तो हम सम निकालेंगे, टर्म सम. ठीक है, तो आई नीड टू फाइंड सम ऑफ 30 डेज. हाँ जी, क्या हुआ? तुम अपने पे अगर ध्यान दे दोगे तो क्या दर्द बिगड़ जाएगा? तुम उस पे हंसते हो कि उसने टर्म निकाली है. तो पीछे देख ले. सच में कह रही हो, तुम्हारे मार्क्स कितने आते हैं वही तुम 71 72 में रह के जाते हो, है ना? वो 9 नंबर से कटते हैं क्योंकि हम आस पास ऐसे देखते हैं. 2450. तो 30 into 2850 डिवाइड बाय 2. टेकिंग योर वर्ड 75. ठीक है, 27 थोड़ी ना आएगा. 30/2 400 प्लस 2450 ही आता है ना ये तो आपने इसको 2850 लिखा, तो मैंने 2 को यहाँ से कट किया. अच्छा, मैं 30 से अगर नहीं कट करती वेट, मेरी कैलकुलेशन से कहाँ गलती हो रही है. तो इसको मैं लिखूंगी, आ जाएगा 1425. ठीक है, हाँ ठीक है. तो दिस इज 75 0. फर्स्ट इज 200, कॉमन डिफरेंस इज 50. 1450. 30/2, यही कहती हूँ. हाँ 1450 लिख दिया. तो इसको प्लस करके 1850 नहीं आएगा, है ना? अब तो गलती देख ली मैंने. और इसके साथ रुपीज लगाते हैं. ठीक हो गया. नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 16. ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता भी है. और क्यों? क्योंकि लास्ट की लाइन है, उसकी बहुत ज्यादा जरूरी है उसको समझना. क्वेश्चन 16 में कहा है, अ सम ऑफ ₹700 इज यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस. 700 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करना है एज 7 कैश प्राइजेस to students of a school for their overall academic performance. Each prize is 20 rupees less than preceding price. Each price is 20 less than the preceding price. So let the first price कितना लिखोगे? ₹A. फिर let the second price कितना हो जाएगा? Each price is 20 less than preceding. So next क्या हो जाएगा? A minus 20. Therefore the third price A minus 40. आप लिखोगे A minus 20, A minus 40, so on. These terms form an AP जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है? A. कॉमन डिफरेंस क्या है? -20. फर्स्ट टर्म इज A, कॉमन डिफरेंस इज -20. और जो 700 है वो क्या दिया हुआ है? सम कितने का? 7. तो S7 कितना हुआ? 700. N की वैल्यू क्या हुई? 7. अब फॉर्मूला लगा दो. S7 इज 700. Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a plus n-1 d.
अच्छा, लास्ट लाइन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो 7 प्राइजेस की वैल्यूज लिखोगे, ये नहीं कि आपने फर्स्ट 3 टर्म्स छोड़ दी। तो इसमें जब नंबर कटते हैं ना, वो आखिरी क्या होते हैं कि हमने 1 2 लिख दिया कि फर्स्ट प्राइज 160 एंड सो ऑन, 3 टर्म्स लिख दी। आप सारे के सारे 7 प्राइजेस की वैल्यू लिखोगे, 160, 140, 120, 100, 80, 60 एंड 40। और फिर हाँ जी, और क्या करना है? अभी भी गलत है ये, रुपीस लगाना है। कहा ना आधा नंबर कटता है, इसलिए कट जाता है। हम क्वेश्चन सही करके आए हैं, पर आधा यहाँ, आधा वहां, आधा वहां, और मार्क्स आ गए 67 आउट ऑफ 80, या वही 70 71 में। क्लियर हो गया? तो उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, तो यू राइट देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस आर रुपीज 160, रुपीज 140, रुपीज 120, रुपीज 100, रुपीज 80, रुपीज 60, रुपीज 40। राइट? राइट द 7 प्राइजेस विद द यूनिट। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स कैसी लग रही है ये? इजी या डिफिकल्ट है? समझ आ रही है क्लास में? यही स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है, आराम से करना इसको। आपका जो टेस्ट होगा इन स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स के अलावा होगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17। इन अ स्कूल, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying. A section of class 1 will plant 1 tree. A section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. बस कुछ नहीं करना, मुझे टर्म्स बता दो क्या होगी। 3 sections of each class. Number of trees planted by class 1 by 3 sections of class 1. क्लास 1 है, 1 ट्री प्लांट करेगी, तो 3 सेक्शंस ने एक एक ट्री प्लांट किया, तो गार्डन में कितने ट्रीज लग जाएंगे? 3. नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शंस ऑफ क्लास 2। समझ में आ गया ये? नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शंस ऑफ क्लास 3, 9। तो ये 3 6 9 सो ऑन, और लास्ट में क्लास 12 है, तो क्या आ जाएगा? 36. These terms form an AP. These terms form an AP, जिसमें फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस 3, नंबर ऑफ टर्म्स 12, और लास्ट टर्म भी है 36. How many trees will be planted by the students? टोटल ट्रीज क्या लिखेंगे? S12. फिर आप SN का फॉर्मूला लिख दो, n/2 2a plus n-1d, या a plus an, जो भी आपको ठीक लगता है। यहां से मैं लिख दूंगी 12/2 2 into 3 plus 11 into 3, तो 6 into 39 234 trees. 234 trees. Total trees planted is equal to 234. साथ में यूनिट लिख देना ट्रीज। समझ में आ गया इतना? क्वेश्चन नंबर 18। लिख लिया सबने? A spiral is made up of consecutive successive semicircles with centers alternating at A and B. इसकी फिगर को मत समझना। एक स्पाइरल ड्रॉ किया है, फर्स्ट सेमी सर्कल, उसका सेंटर ए दिया है। फिर जब इसको घुमाकर लेकर गए, क्योंकि स्पाइरल बन रहा है तो ये सर्कल कवर नहीं हुआ, इसको जब आपने घुमाया तो इट गोज लाइक दिस। समझ में आ गया? फिर जब इसको लेकर गए
क्लियर हो गया? स्पाइरल फॉर्म हो रहा है एंड सो ऑन। अब प्रॉब्लम क्या होती है, हम कहते हैं यहाँ पे सेंटर बी दे दिया, फिर हम सोचते हैं नेक्स्ट सेंटर कहाँ होगा। सेंटर्स को लोकेट मत करना, इसमें आपको प्रॉपर फिगर ड्रॉ नहीं करनी है, कोई वॉल्यूम कोई सरफेस एरिया नहीं निकालना है, उसने सिर्फ इतना कहा है a spiral is made up of successive semicircles, centers alternating at a b as shown in the figure। उसने भी दो ही दिखाया है, सी सोचो ही मत, जिसमें रेडियाई, पहले वाले की रेडियस ऑफ द फर्स्ट सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल इज गिवन बाय 0.5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल कितना है 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ थर्ड सेमी सर्कल 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो मुझे अभी तक समझ में आया। एंड सो ऑन टू है एज शोन इन फिगर, फिगर में कुछ नहीं दिया हुआ, बस समझने की बात है कैसे से सर्कल्स आधे आधे सेमी सर्कल्स घूम रहे हैं। पहले ये वाला था, फिर यहां से आपने ये वाला लिया, फिर उसके बाद ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट इट सेज व्हाट इज द total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles। लेंथ ऑफ स्पाइरल निकालनी है। इस स्पाइरल में वायर कितनी यूज हुई है, लेंथ निकालनी है ना वायर की। तो पहले तो वायर यहां से लेकर यहां तक एक सेमी सर्कल बना है ना, तो मैं क्या नोट कर रही हूं इसमें, पेरीमीटर। पेरीमीटर को सर्कल के वे में क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। और अगर सेमी सर्कल है तो मैं लिख दूंगी सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है 2 पाई आर डिवाइड बाय 2 पाई इंटू आर। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल कितना लिख दोगे 0.5 पाई। सरकमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल 1 इंटू पाई सेंटीमीटर साथ में लगा देना। सरकमफ्रेंस ऑफ थर्ड सेमी सर्कल 1.5 पाई सेंटीमीटर। समझ में आ गया? वाई आई मेक यू राइट, पता क्या है, पेपर में लिखो ना लिखो, यहां पर लिख लोगे, बाद में कभी रिवाइज करोगे तो समझ में आएगा हम कर क्या रहे हैं। रेडियस से लेंथ की एपी बनाएंगे ना, हमने इस वाले पोर्शन में 0.5 पाई यूज किया, फिर नेक्स्ट वाले में 1 पाई यूज किया, फिर नेक्स्ट में 1.5 पाई यूज किया। क्लियर हो गया? लेंथ की ही एपी निकालने को कही जाएगी, एरिया नहीं निकालने को कहा जाएगा, एरिया एपी फॉर्म नहीं करता। ठीक है, बिकॉज एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर आ गया ना रेडियस का, तो वो एपी नहीं होगा। जनरल टर्म हमेशा लीनियर होती है, कहा था ना मैंने। ठीक है, तो मेरे पास ये आ जाएगा 0.5 पाई, 1 पाई, देन 1.5 पाई, so on। These terms form an AP, these terms form an AP, जिसमें फर्स्ट टर्म है 0.5 पाई, कॉमन डिफरेंस भी क्या है 0.5 पाई। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे टोटल लेंथ इज इक्वल टू S13 और S ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला अच्छा इतना समझ में आता है, पाई को कॉमन ले सकते हैं, ये सिर्फ कैलकुलेशंस को इजी कर रही हूँ, पाई को कॉमन ले लिया। अदरवाइज आई शो इट लाइक दिस ऑल्सो, अभी तो मैंने आपको नहीं कहा, लेकिन आप ऐसे लिखोगे 0.5 पाई प्लस 1 पाई प्लस 1.5 पाई सो ऑन। तो मैंने पाई कॉमन लिया, ये 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 सो ऑन, ऐड करना और आसान हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 12 इंटू 1/2 0.5, 13/2, पाई को कहा गया है 22/7 और यहाँ पर आ जाएगा
7. वन 143 सेंटीमीटर. इन क्वेश्चन की खासियत यही है, ऐसे कैसे आते हैं, इनके फिगर्स भी चेंज नहीं होती है. ठीक हो गया. नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 19, 20 कल करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाओ. इसका ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम है. क्वेश्चन 19 आराम से कल करेंगे, पेपर में आता भी है. ठीक है. और इसमें जो था ना डबल आंसर, एक्सप्लेन द रीजन फॉर डबल आंसर, वहां पर भी आएगा. तो इसमें लिख लो एक्सप्लेन द रीजन फॉर डबल आंसर. ऑप्शनल के ना क्वेश्चंस आ जाते हैं. अब तक जो फोर्थ क्वेश्चन नहीं आता, फिफ्थ भी कम ही चांसेस आने के. फर्स्ट और फर्स्ट 2 तो आ जाते हैं. फर्स्ट आइडियली वैसे आपके सिलेबस का नहीं है, इन इक्वेशन बनती है, पर फिर भी पेपर में आता है. तो इसको कैसे करना है. क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल का पेपर में आता है, बिल्कुल बकायदा आता है. और गलती भी करके आते हो, क्योंकि इन इक्वेशंस में इट्स अ सेपरेट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर. कहते ये वाली हमें एपी दी हुई है. फर्स्ट टर्म क्या है 121. कॉमन डिफरेंस क्या है. ठीक है. वो कहते हैं क्या इस एपी में नेगेटिव टर्म आती है. अगर आती है तो वो कौन सी है. सबसे फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमें निकालनी. फर्स्ट नेगेटिव टर्म. ठीक है ना. नेगेटिव का मतलब टर्म में क्या आएगा, नंबर के साथ क्या होगा, माइनस का साइन. ठीक है. जो ये एपी है प्लस वाली है, 121, 117, 113, फिर आप लिखोगे 109, 105, सो ऑन करते करते कभी 0 पे पहुंच सकते हो, या उसके बाद नेगेटिव पर. क्लियर हो गया ना. तो अब मुझे पता है कि आई नीड टू फाइंड द जनरल टर्म. जनरल टर्म क्या है, a प्लस एन माइनस 1d. विल पुट द वैल्यू 121 प्लस एन तो मुझे नहीं पता, लेकिन d क्या है -4. 121 माइनस 4n प्लस 4, 125 माइनस 4n. फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब an शुड बी लेस देन 0. नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से छोटे होते हैं, 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करते हैं. तो इस चीज को याद रखना, जब आपसे नेगेटिव के बारे में पूछा जाता है तो वो मतलब क्या होता है कि अगर वो नंबर नेगेटिव है तो वो लेस देन 0 है. इफ एक्स इज नेगेटिव, इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, एक्स इज लेस देन 0. इफ एक्स इज पॉजिटिव, एक्स इज मोर देन 0. इस चीज को लिख लो. फर्स्ट नेगेटिव टर्म या कौन सा आंसर नेगेटिव है, तो आपको फर्स्ट टर्म, उसकी जो टर्म है उसको लेस देन 0 ये सिंबल बनाना है. अब इस क्वेश्चन को ना जब आप ऐसे लिखते हो, इट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन. इक्वालिटी नहीं है यहाँ पर, इक्वेशन नहीं है, ये इन इक्वेशन है. लेस देन मोर देन में इन इक्वेशन आता है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, एक सेपरेट चैप्टर है. और यहाँ पे गलती भी होती है. ठीक है. गलती क्या होती है, 2 और 3 में कौन सा बड़ा है, 3. तो मैं ऐसे लिखूंगी -2 और -3 में कौन सा बड़ा है, सबसे बड़ा इन इक्वेशन का रूल, मेजर सबसे बड़ा रूल जो है, व्हेन यू मल्टीप्लाई इन इक्वेशन बाय नेगेटिव साइन. अगर आप एक इन इक्वेशन की दोनों साइड्स को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, इन इक्वेशन का साइन चेंज होता है. ठीक है. तो आम गलती क्या होती है, जो मैं गलत अब लिख रही हूँ ना, उसमें गलती होती क्या है, हमें क्या सिखाया जाता है, 125 माइनस 4n इक्वल टू 0 दिया जाए तो आपको क्या कहते हैं, -4n यहाँ लिखो, -125 को यहाँ ले जाओ, ये माइनस माइनस कैंसिल. अब इसी नॉलेज को ना हम इन इक्वेशंस में भी लेके आते हैं. -4n यहाँ लिखा, -125 यहाँ लेके, यही करेंगे ना. अगर मुझे नहीं कुछ सिखाया जाएगा, जैसे इक्वेशंस में करते हैं, आई विल गो बाय दिस वे. फिर मैंने इस माइनस साइन को कैंसिल कर दिया. तो जब हम ये माइनस कैंसिल करते हैं, उसके बाद वी टेक इट एज दिस, व्हिच इज द रॉन्ग स्टेप. ये चीज ना पूरे चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन देके सिखाई जाती है. प्रॉपर इसके 40 क्वेश्चन का चैप्टर होता है ये, जिसमें ये चीज स्पेशली सिखाई जाती है कि जब आपने माइनस को कट किया, ये बन जाएगा 4n इज मोर देन 125. अब ये चीज हमें कैसे याद रहे, है ना, हमें याद नहीं रह सकती. तो इसके लिए सबसे इजी वे में आपको क्या सिखाती हूँ कि मुझे लेस देन 0 करना है ना. तो मैं लेस देन 0 नहीं सोचती, मैं कहती हूँ 125 माइनस 4n 0 कब बन जाता.
क्लियर हो गया कि कोई एक जीरो टर्म इसमें आती है, लेट्स से कोई एक टर्म आएगी जो जीरो आएगी, तो इसको जीरो कर दो। 4n इक्वल टू 125 आ गया, n की वैल्यू क्या आ गई 125/4। n की वैल्यू को क्या लिखोगे 31.25। ठीक है, अब n क्या है टर्म ऑफ एपी, प्लेस वैल्यू है ना, तो 31.25 तो नहीं हो सकती, या 31 होगी या 32। 31.25 पे ये एग्जैक्टली जीरो आता है। ठीक है, तो नेगेटिव कब होगा जब n की वैल्यू क्या होगी 31.25 से बड़ी, तो 31.25 से बड़ी क्या आ जाएगी 32। अब इसमें गलती के चांसेस सबसे कम है, इफ यू रिमेंबर टीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि आप यही लिखो, पर ये चीज सच में दिस इज अ सेपरेट टॉपिक। आईसीएससी में पूरा चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस का, और 11th में जाते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस अलग से पढ़ते हैं आप। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को अलग से स्टडी करते हैं। आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले उसको इक्वल टू जीरो कर दो, एन की वैल्यू निकालो। वो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रैक्शंस में ही आएगी, नहीं आएगी तो अगर एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो आ गया तो आपको उसमें +1 करना है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालने के लिए इस वैल्यू में होल नंबर पार्ट में +1 करना है, तो 32nd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। 32nd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये टर्म है बच्चे, अच्छा ये लेस देन जीरो कर दिया ना, इसको सॉल्व मत करना, डायरेक्टली आप इसको ही सॉल्व कर देना, ये शो कर देना कैलकुलेशन। ठीक है, फॉर n is equal to 31.25, an is equal to 0। ठीक है, फिर लिख देंगे therefore for n is equal to 32, an will be less। अब ठीक है, क्लियर आ गया, तो ये आ जाएगा a32 will be a नेगेटिव नंबर। अच्छा बस a32 की वैल्यू भी निकाल लो, उसके बाद छुट्टी है। a + 31b, a क्या है 121, 31 d कितना है, आंसर कितना आ जाएगा माइनस, so the first negative term is -3। ठीक है, क्वेश्चन ये कहा है ना which term is the first negative term, ये भी कहते हैं find the first negative term। ठीक है, so then that case answer will be -3।